सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद राम सर में। तो साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की स्कूली व्याख्याता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं। जो मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनकी एक सीरीज है, जो आपको परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करने में मदद करेंगे और आपकी मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे उनको समझने में आपकी सहायता करेंगे। तो इसी बीच हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, और वही मोटिवेशन लाइन से आपका फिर स्वागत करता हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप गाम छाया पत्थर, पांडवाए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो साथियों, हमें भविष्य की परवाह ना करते हुए या चिंता ना करते हुए हमें अपने मन में केवल मेहनत 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 का ही एक विकल्प रखना है, और इतनी कठिन परिश्रम से हमें मेहनत करनी है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों और हमारा लक्ष्य हमें अचीव हो। तो साथियों, इसी बीच में हम आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान के उन प्रश्नों को जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो साथियों, आज हम इसी बीच ये सारे जो प्रश्न हैं वो ओरिजिनल जो पेपर है उससे लिए गए हैं और सीधे ही हमने उससे उठाए हैं, ना कि इन्हों में कोई कॉपी पेस्ट किया है। हमने सीधे ही हमने उठाए हैं और सीधे ही उनका हम आंसर क्लिक करेंगे। तो साथियों, पहला प्रश्न जैसे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो साथियों, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के विशेष प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु की जो हम बात करते हैं तो उसमें विभिन्न विभिन्न शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न विभिन्न परिभाषा दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम अधिगम और उसके समस्त पहलुओं के बारे में बात करते हैं, जब हम अधिगम और उसके समस्त पहलुओं के बारे में बात करते हैं, तो ये परिभाषा हमें सीधे कैरोल साहब की मिलती है। किसकी मिलती है साथियों? कैरोल साहब की मिलती है। किसकी मिलती है? कैरोल साहब की मिलती है। क्यों? शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यालय अधिगम पर कैरोल साहब ने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया और विद्यालय अधिगम को एक श्रेष्ठ रूप में मनोविज्ञान में जो प्रदर्शित किया वो कैरोल साहब ने ही किया। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ अब देखो, सब कोलसेनिक साहब, क्रोन साहब की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के ही योग का ही वर्णन है। ये सारी परिभाषाएं पील महोदय ने विद्यालय वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है। कोलसेनिक महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान नवीन उद्देश्यों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों का विज्ञान है। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित दी गई हैं साथियों। तो इसी बीच ये शिक्षा मनोविज्ञान का पहला प्रश्न हमने हल किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर साथियों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है? तो साथियों, इस प्रश्न में केवल की पॉइंट पर हमें ध्यान देना है और की पॉइंट से ही हमारे प्रश्न का उत्तर हमें सटीकता की ओर एक विकल्प के रूप में ले जाता है। तो मुख्य रूप से कहाँ की बात हो रही है? कक्ष की बात हो रही है। और कक्ष में भी किसकी बात हो रही है? शैक्षणिक प्रदर्शन की बात हो रही है। तो शैक्षणिक प्रदर्शन कक्ष की समस्याओं से संबंधित योग्यता की समस्याओं का अवगत, समस्याओं का निदान हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो साथियों, ये दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 विकल्प सही होगा जी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हमें तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित में से ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो किसके शिक्षा मनोविज्ञान के किसमें कार्य क्षेत्रों में वर्णित है? स्कोप में शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप कहाँ कहाँ है?
किन किन में शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप को हम धारण करते हैं या किया जाता है। तो साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न। हो सकता है कि यहाँ से फिर दोबारा ये प्रश्न आ जाए। तो साथियों, विकास, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में विकास शामिल है। साथियों, अपवादात्मक बालक, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में अपवादात्मक बालक की भी भूमिका है। साथियों, अब हम बात करें अधिगम प्रक्रिया और व्यक्तिगत विभिन्नता। ये शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में ना होकर शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों को ये शामिल करते हैं, अधिगम प्रक्रिया और व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो साथियों ए और बी होगा। जो आरपीएससी ने अपने उत्तर डाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं ए और बी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में विकास और अपवादात्मक बालक स्पष्ट रूप से हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। अब अधिगम प्रक्रिया एक प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में नहीं आती, अधिगम प्रक्रिया को हम नहीं ले सकते। अब व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के लिए है, ना कि कार्य क्षेत्रों में। स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही अलग अलग चीज है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की। तो साथियों, इस प्रश्न पर हमें बहुत ही सोच समझकर जवाब देना होगा। तो ए और बी पहला ऑप्शन ही यहां सही है। आगे की हम बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो साथियों, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब हम फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनकर विद्यालय में जाएंगे तो हमें विद्यालय के बालक 12 वर्ष या 13 वर्ष की आयु से ऊपर के बालक हमें कक्षा के अध्यापन के लिए मिलेंगे। तो साथियों, ये प्रश्न वही या उसी अवस्था को एक मानक रखकर ये प्रश्न वही से किया है, क्योंकि जिन प्याजे साहब के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं होती हैं और उन 4 अवस्थाओं में ही सबसे अंतिम अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो साथियों, हम इसकी बात करें कि जैसे परिकल्पनात्मक चिंतन, बच्चा किसी भी विषय वस्तु की यह कल्पना करता है और उस कल्पना को सोचकर उसको परिणति देता है, उस रूप में उसको देता है या उसको अमूर्त रूप से मूर्त रूप में स्थापित करता है। तो यही उसकी परिकल्पना आत्मकता चिंतन हुआ, इसकी परिकल्पनात्मकता का चिंतन हुआ। अब हम बात करें सामान्यीकरण एवं नियम निर्माण। जिस एक अवस्था में सीखी हुई बात को बालक दूसरी अवस्था में प्रयोग करता है और उसका एक सामान्यीकरण करता है, उसका नियम निर्माण करता है कि हमने ये सारी चीज पहले वहां पढ़ी है, या हमने ये सारी चीज अगर ऐसी स्थिति में ऐसा कार्य करना है, अमुक स्थिति में अमुक कार्य करना है, तो हमें उस परिस्थिति का निर्माण करना होगा, तब जाके वो कार्य सिद्ध होगा। तो साथियों, ये सामान्यीकरण और नियम निर्माण की प्रक्रिया किसकी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें कैसा चिंतन होता है? अमूर्त चिंतन होता है। और जहां अमूर्त चिंतन होगा वहां परिकल्पना बनेगी तो वहां सामान्यीकरण होगा और सामान्यीकरण से एक नियम का निर्माण होता है। साथियों, अब हम बात करें अन्य अवस्थाओं की, तो अन्य अवस्थाएं जैसे अहम केंद्रितता और जीववाद। अहम केंद्रितता बालक में बचपन में होती है, वो खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर केंद्रित होता है कि खुद केवल मैं ही हूं, कि मेरे ही हूं, मैं ही सुंदर हूं इस दुनिया में, और कोई सुंदर है ही नहीं। अब हम जीववाद की जैसे बात करें तो जीववाद में क्या है कि बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं उनको भी सजीवता के रूप में लेता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीवता के रूप में लेता है। तो इसलिए ये दोनों अवस्थाओं में इस प्रश्न का जो सही और मानक उत्तर होगा वो ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा साथियों, ए और बी दोनों होगा साथियों। जी साथियों, अब आगे वाले प्रश्न पर हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्रिजिस के अनुसार संवेगात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ब्रिजिस महोदय जिन्होंने संवेगात्मक विकास सिद्धांत दिया, उनके अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए, अब हम संवेगों की बात करें तो संवेग होते क्या हैं? संवेग एक अनुभूति होती है। अब संवेगों का निर्धारण, जैसे ब्रिटिश महोदय ने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है या बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 3 मूल संवेग पाए जाते हैं और उन मूल संवेगों की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। फिर मैकडूगल महोदय ने कहा कि 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही मूल संवेग होते हैं। तो इनकी हम अलग अलग सिद्धांतों की बात करें तो वहां से एक सामान्य नियम निकल के आते हैं कि संवेग, तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है। जब संवेग तीव्र होता है तो उनकी अनुक्रिया बढ़ती जाती है। अब इन निष्कर्षों में से सम्मिलित नहीं है। अब जो निष्कर्ष वहां थे उनमें से कौन सा ये सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे के विकल्पों की कि किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट हो जाती है। बिल्कुल, जैसे जैसे धीरे धीरे किसी उद्दीपक के प्रति हमारी अनुक्रिया होगी तो हमारा संवेग उसी स्थिति में डल जाएगा। जब वो परिस्थिति हमारे सामने पैदा होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने संवेगात्मक व्यवहार को निर्धारित करेंगे। साथियों, ये भी उन विकल्पों में सही है। आगे की हम बात करें कि संवेगात्मक अनुक्रिया एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित होती है। बिल्कुल साथियों, कि जब हम संवेगात्मक प्रक्रिया को अपनाते हैं या अनुक्रियाएं होती हैं तो वो एक परिस्थिति में किया गया, जैसे एक परिस्थिति में हमने किसी पर क्रोध किया और अब वही परिस्थिति दूसरी जगह बनती है तो हम संवेगात्मक व्यवहार क्रोध का ही करते हैं। साथियों, अभी आगे वाले विकल्प में हम देखते हैं साथियों कि संवेगात्मक अनुक्रियाएं धीरे धीरे विभेदित हो जाती हैं। जी बिल्कुल, संवेगात्मक अनुक्रियाएं धीरे धीरे विभेदित होती हैं क्योंकि उनके व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं और व्यवहारात्मक परिवर्तन धीरे धीरे अनुक्रियाएं एक स्थिर रूप ले लेती हैं और इसको ही संवेगात्मक स्थिरता कहते हैं। और संवेग रूप से स्थिर व्यक्तित्व ही व्यवहारात्मक और समायोजन में कुशल होता है, समायोजन करने में कुशल होता है। अब जैसे ये तीनों प्रक्रियाएं हैं हमारी इन निष्कर्षों में सही साबित होती हैं तो साथियों, तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं बढ़ती जाती हैं। ये हम थोड़ा सा गलत की ओर निर्धारित करता है क्योंकि तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं बढ़ती तो हैं लेकिन तीव्र संवेगों की अनुक्रियाएं विभेदित नहीं हो पाती हैं, एक जगह स्थिर नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम उन संवेगों को निर्धारित नहीं कर पाते। संवेग बदलते रहते हैं और उनकी अनुक्रियाएं भी एक साथ बदलती रहती है, इसीलिए इसको संवेगात्मक अस्थिरता बोलते हैं। और संवेगात्मक अस्थिरता एक संवेगात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निष्कर्ष सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। साथियों, ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आरपीएससी के द्वारा लिए गए परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग की परीक्षा में आए हुए थे। तो आइए साथियों, हम आगे भी प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। धीरे धीरे शिक्षा मनोविज्ञान के सारे प्रश्नों की ओर आज हम बढ़ेंगे। जी साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, अब देखिए की पॉइंट पर हमें ध्यान देना है कि कौन सा क्षेत्र क्या किससे संबंधित है, अधिगम पक्ष से संबंधित नहीं है। वेरी गुड, यहां हमें ध्यान देना है कि या तो संबंधित होगा या नहीं होगा। तो अधिगम पक्ष से जो संबंधित नहीं है उसको हम, उस विकल्प को हमें निर्धारित करना है या उस विकल्प का हमें चयन करना है। तो साथियों, विद्यालय का सामाजिक वातावरण अधिगम पक्ष से संबंधित होता है। कक्षा कक्ष की मनोदशा या कक्षा कक्ष का वातावरण अधिगम पक्ष से संबंधित होता है। कक्षा अध्यापक की अभिवृत्ति और उसका व्यवहार भी अधिगम पक्ष से संबंधित होता है। साथियों, विद्यार्थी का मनोसामाजिक समस्याएं, विद्यार्थी की, हम एक बात इसको क्लियर करके देखें तो साथियों, विद्यार्थी की मनोसामाजिक समस्याएं अधिगम पक्ष से संबंधित नहीं होती हैं, अधिगम पक्ष से संबंधित नहीं होती हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प फर्स्ट। ये सारी अधिगम परिस्थिति से पक्ष से संबंधित होते हैं और वो नहीं होते हैं। तो साथियों, आगे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित
अधिगम कर्ता पक्ष में सम्मिलित है। विच द फॉलोइंग एरियाज आर इंक्लूड इन द लर्नर एक्सपेक्ट दैट कंट्रोल टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी, लर्नर एक्सपेक्ट, जिसको अपन अधिगम कर्ता पक्ष कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विकल्प हैं जो अधिगम कर्ता पक्ष में सम्मिलित होते हैं? तो साथियों, हम किसी व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में हम बात करें या अधिगम करता एक लर्नर की बात करें, तो लर्नर के कौन कौन से ऐसे पक्ष होते हैं जिनको शिक्षा मनोविज्ञान सम्मिलित करता है या शिक्षा मनोविज्ञान सम्मिलित करता है? तो साथियों, किसी की व्यक्तिगत विभिन्नता एक अधिगम कर्ता के पक्ष से सम्मिलित होती है। जी साथियों, उसकी विकासात्मक विशेषताएं, जी साथियों, वेरी गुड, उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं अधिगम कर्ता पक्ष में सम्मिलित होती है। जी साथियों, और उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी हम जानते हैं जो एक अधिगम कर्ता पक्ष को प्रभावित करती हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 1, 3, 4 और 6। अब निम्नलिखित में से अधिगम कर्ता पक्ष में क्या सम्मिलित नहीं है? एक तो अधिगम का मूल्यांकन और एक अधिगम का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए साथियों, मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु मानवीय पक्ष को महत्वपूर्ण मानकर किस तरह के संबंधों की स्थापना को प्राथमिकता देती है? तो साथियों, जब आप विद्यालय में पहुंच जाओगे तो क्या आप शिक्षक आपस में ही अध्यापन करवाओगे? नहीं। या शिक्षक प्राचार्य आपस में अध्यापन करवाएगा? नहीं। तो एक श्रेष्ठ विद्यालय अधिगम, एक श्रेष्ठ शिक्षा अधिगम या एक श्रेष्ठ अधिगम करने के लिए हमें शिक्षक और विद्यार्थी यानी एजुकेटर एंड लर्नर यानी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की आवश्यकता होती है। तो यही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया को हमें शामिल करते हैं साथियों। तो शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण प्रक्रिया हेतु जो महत्वपूर्ण संबंध होता है वो है शिक्षक विद्यार्थी संबंध साथियों। जी साथियों, आगे ही इस सीरीज में हम आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का जी साथियों, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, और जब शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उसको हमको यहाँ छांटना है या उसका हमें निवारण करना है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक विद्यालय का सांवेगिक वातावरण, अधिगम समस्या का निदान और अधिगम का मूल्यांकन। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जब सारी चीजें अधिगम से संबंधित हैं तो हम अधिगम को कैसे हटा सकते हैं? जब प्रक्रिया से संबंधित नहीं है तो विद्यालय का सांवेगिक वातावरण इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम की समस्या का जब निदान होता है तो वो भी अधिगम को प्रभावित करता है, और अधिगम का मूल्यांकन वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो साथियों, आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ साझा किया। ऐसे ही इस ही सीरीज में हम आपके साथ शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे ही प्रश्नों का हम साझा करते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे, और आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ बनाए रखें और जोर शोर के साथ तैयारी करें, जिससे आपका चयन हो और आप विद्यालय में पहुंचें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।